के द्वारा निर्मित एक कंस्ट्रक्ट है ना, समाज ने बनाया है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे। झाड़ू पे नहीं लिखा है कि कौन उसको लगाएगा या यूज उसको कौन करेगा। आपकी किचन के सामान पे नहीं लिखा है कि उसको मेल यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा या फीमेल यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। वो सामान है, खाना बनाना है, स्किल है, कोई भी बना सकता है। ये जेंडर सामाजिक रचना समाज ने बनाया है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, वहीं अगर हम सेक्स की बात करें तो इसको एसबी कहते हैं। सेक्स है बायोलॉजिकल, ये मतलब कहते तो क्या ही है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई है, जीएस से याद रखोगे तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। और ये इंग्लिश वाली साइड ही देख लेना, कई बार हिंदी में लिंग ही लिखा होता है दोनों को, है ना। तो सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है कि महिलाओं और पुरुषों की बायोलॉजी डिफरेंट है। महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पुरुष नहीं। तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, या पुरुष जो हैं वो मतलब सर्टेन उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि ये कहना तो हम सही नहीं मानेंगे कि महिलाएं कमजोर हैं, वो कहना गलत है। मसल पावर ज्यादा हो सकती है, वो एक डिफरेंट चीज है। बट यहाँ पे अगर हम ऐसा कह देते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं पुरुषों से, दैट मीन्स ये स्टीरियोटिपिकल बात हो गई एकदम। ठीक, बायोलॉजिकल यानी जैविक कंस्ट्रक्ट है जो सेक्स है। बायोलॉजिकल यानी हमारी बायोलॉजी डिफरेंट है, ये सेक्स है, ये जैविक कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सिंपल। एक नंबर का क्वेश्चन है इसी बात पे। अब अगर आप यहां पे आपको क्या करना है, इक्विटी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपनाना है। यानी जहां जरूरत हो, नीड के अनुसार, यदि आपको किसी एक जेंडर को ऊपर लेकर के आना पड़ रहा है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जॉब्स में फीमेल्स को हम बिहार में तो अलग से वो है ना रिजर्वेशन है, तो ये क्यों दे रहे हैं हम इक्विटी, क्योंकि एक वर्ग जिसको दबा करके रखा गया, लाभ मिला ही नहीं, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सीधा जॉब में कहां से आ जाएंगे। या सरकार क्या है, कुछ पैसे दे रही है, मान लीजिए फीमेल्स के जन्म पे अलग अलग राज्य में अलग अलग स्कीमें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कहना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं कह रहे बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, क्योंकि पहले से बचा रखा है उनको, तो है ना। फीमेल जो फीटिसाइड है, जो भ्रूण हत्या है, वो फीमेल्स के केस में ही है। आज भी चोरी छिपे चीजें होती हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक, कि वो जांच कराओ आप, और फिर जो है आप जानते हैं कि भ्रूण हत्या, वो कौन सा सीरियल आता था बहुत पहले, कितने साल पहले, वो उसमें आता था ना, है ही, चीजें हैं ही, मतलब एग्जिस्ट करती ही हैं, हम आस पास देखते भी हैं। तो इक्विटी क्या है, समता। इक्वालिटी है समानता, हर चीज में समानता लागू तब, समानता की बात आप तब करोगे ना। समानता क्या है, अपॉर्चुनिटी बराबर दे दो, सारी चीजें बराबर दे दो, लेकिन जिसको पहले से आपने दबा के रखा है उसको पहले ऊपर लाना पड़ेगा इक्विटी का इस्तेमाल करके, और तब आप बराबरी की बात करिएगा। ठीक, तो इक्विटी के आधार पर ये हम बात करते हैं, जो इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं कि इक्विटी यानी नीड के हिसाब से आपको प्रिविलेज या रिजर्वेशन या जो भी नीड पड़े वो देना पड़ेगा, यानी ऊपर उठाना पड़ेगा किसी भी एक वर्ग को। तो इक्विटी को ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप पे एक क्वेश्चन आ जाता है। जो समाज में धारणाएं चली आ रही हैं, प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं इनको, पूर्वाग्रह जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि एक जेंडर को लेकर, स्टीरियोटाइप किसी भी तरह का हो सकता है, किसी एक जाति को, समूह को, कल्चर को, स्टेट के लोगों को, किसी भी चीज के प्रति जब आपने प्री कंसीव्ड नोशन बना के रखेंगे, ये व्यक्ति तो ऐसा होगा क्योंकि इस जाति से है, इस धर्म से है, इस जगह से है, जबकि जरूरी नहीं सारे लोग वहां के वैसे ही हों। ये स्टीरियोटाइप हो गया कि आपने एक धारणा बना ली है, वो कोई साइंटिफिकली लॉजिकली अच्छी बात नहीं है, बट वो धारणा है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, आपकी, हम ये कहेंगे लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि यदि किसी ने मान लिया है कि लड़के तो कमजोर होते हैं, है ना, या फिर सॉरी लड़कियां तो कमजोर होती हैं, मैथ्स में लड़कियां कमजोर होंगी, लड़के जो है नहीं होंगे, तो ये सब स्टीरियोटाइप कहलाएंगे, क्योंकि ये कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। मैथ्स के आपको कितने एग्जांपल मिल जाएंगे। शकुंतला देवी पे मूवी बनी है, मैथ्स में उतनी बेहतर थी। कर्णम मल्लेश्वरी, अगर कोई कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो इसमें बहुत सारा रोल कई बार एनवायरमेंट का होता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज का होता है ना। तो मैथ्स पे नहीं लिखा है कि उसको कौन पढ़ रहा है। तो ये स्टीरियोटिपिकल बातें हैं, रूढ़िबद्ध बातें। अगर कोई भी धारणा पहले से चले कि लड़के रोते नहीं है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना। एक बच्ची की नानी है जो उसको जाने नहीं दे रही है स्पोर्ट्स खेलने, लड़की को, क्योंकि लड़कियां तो स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं, बाहर ट्रिप पे नहीं जाती हैं, रात को नहीं घूमती हैं, मतलब उसमें रीजंस हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। बट ये सब स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धताएं हैं जो चली आ रही हैं समाज में। इनको एज अ टीचर आपको प्रमोट नहीं करना है, और आपको बायस्ड भी नहीं रहना है। बायस हो सकता है पक्षपात, किसी भी तरफ झुके हुए हैं। अगर आप सिर्फ लड़कियों की तरफ ही झुके हुए हैं और आप अनफेयर हैं लड़कों की तरफ, तब भी वो बायसनेस है। स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है वो स्टीरियोटाइप, उसमें बायसनेस अपने आप ही शामिल है। तो आपको जेंडर पैरिटी को, इक्विटी को, इक्वालिटी को फोकस में रखना है, ना कि भेदभाव करना है।
भेदभाव नहीं करना बेसिकली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। तो कोई भी दो लोग दुनिया में समान नहीं होते, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सारे पुरुष भी समान नहीं होते, सब में अंतर पाए जाते हैं। ठीक, ये तो बात हुई जेंडर के बेस पे मैं कह रही हूँ। बट अंतर किस आधार पे? बहुत सारे आधार पे अंतर पाए जा सकते हैं, जैसे भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, कम्युनिटी समुदाय के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। तो हम सभी भिन्न हैं, कोई भी दो लोग दुनिया में सेम नहीं हो सकते पूरी तरह से। इवन जैसे दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, वैसे ही दो लोग भी पूरी तरह से सेम नहीं होते। हम अपने इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, अपनी एज में, अपने इंटेलिजेंस के स्तर में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन क्या हम सबको साथ में नहीं सीखना चाहिए? एक क्लास में भिन्न भिन्न क्षमताएं, भिन्न भिन्न इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे होंगे और उनको साथ में सीख सकते हैं, एकदम नॉर्मल बात है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमारा संविधान भी करता है कि विभिन्नता में एकता। तो भाषा के आधार पर बच्चा अलग हो सकता है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, बट हमको सबको साथ लेकर के चलना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन। तो मतलब इसको अच्छा माना जाता है। एक इंस्ट्रक्शन, आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है, मेथड में अच्छी नहीं लगती है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यानी रिजिड इंस्ट्रक्शन नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमको, चाहे वो करिकुलम हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सिखाने के। हमको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, ना कि यूनिफॉर्म या एक रूप अनुदेशन नहीं, डिफरेंशिएटेड हमको यूज करना है। डिफरेंशिएटेड बोले तो विभेदी अनुदेशन, नीड के अकॉर्डिंग विभेदी अनुदेशन, नीड के अकॉर्डिंग यानी आवश्यकता के अनुसार। आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर एक लेवल पे शिक्षण करना आना चाहिए। अलग अलग बच्चों की नीड के अनुसार अलग अलग लेसन प्लानिंग भी कर सकते हैं आप, अलग अलग मेथड्स अपना सकते हैं। तो विभेदी अनुदेशन यानी कोई भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता कि सबके लिए एक ही साइज है ना, सबको अलग अलग मेथड से सिखाया जा सकता है। मल्टीपल मेथड्स यूज किए जा सकते हैं बच्चे की नीड के अनुसार, डिफिकल्टी लेवल भी मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। तो विभेदी अनुदेशन एकदम पॉजिटिव वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह पे। ठीक, इगैलिटेरियन पेडागोजी होती है यानी सबको साथ में लेके चलना, वो भी एक अच्छी चीज है। सीसीई की बात कर लेते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एसबीए कहते हैं इसको, कि एक्सटर्नल एग्जामिनर ना आए, स्कूल में ही यदि हम असेस कर लें बच्चे को, तो वो भी एक अच्छी चीज है ना। एक मिनट में कमेंट देख लेती हूँ, वो भी एक अच्छी चीज है। आई एम 28 ईयर ओल्ड, आई एम वॉचिंग यू एंड योर सीरीपी अमेजिंग टीचर। धन्यवाद जी संभवी। देखिएगा, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी स्कूल में ही एक्सटर्नल एग्जामिनर की बजाय कई बार स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं बच्चों को, क्योंकि वो उसको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सीसीई एक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक सिस्टम है इवैल्यूएशन का, उसके अंदर ये बात कही गई थी, तो इसको अच्छा मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दो शब्दों से बना है कि एक तो ऑनगोइंग, साल भर अलग अलग तरह से आप बच्चे को असेस करते रहो, जांचने का कोई एक टाइम नहीं होना चाहिए, उससे फियर बढ़ता है कि लास्ट में साल के एंड में एक ही बार पेपर हो रहे हैं। ऑनगोइंग, अलग अलग समय पे आप अलग अलग तरीके से आकलन करते रहो, इसको सतत कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है, हर एक पहलू में होलिस्टिक आकलन करो आप, सर्वांगीण यानी बच्चे को सिर्फ आप पेपर पेंसिल पे मत जांचो कि वो मैथ्स में कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, ये भी देख लो। तो स्कोलेस्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्ष के आधार पे आप जांचें। वो स्कोलेस्टिक जिसकी होलिस्टिक या 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात आपका एनईपी 2020 भी करता है ना। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी पहलू, ऑल राउंड डेवलपमेंट को जांचें आप कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, व्यवहार में कैसा है, सारी ही चीजें। ठीक, असेसमेंट यानी आकलन होता क्या है? तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। बेसिकली आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आकलन का प्रयोग बच्चे की अधिगम क्षमता को या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए किया जाता है। आकलन जो है, असेसमेंट जो है, फियर इंड्यूस करने के लिए नहीं है, डर भरने के लिए नहीं है बच्चे में। वो कैसे बेहतर हो और कितना उसको आता है ये जांचने के लिए, कहां बेहतर किया जा सकता है ये बताने के लिए असेसमेंट किया जाता है, ना कि डर भरने के लिए बच्चे में या उस पर लेबल या ठप्पा लगाने के लिए कि तुम पास हो, कि तुम फेल हो, तुम फर्स्ट हो और तुम लास्ट हो। ये हमें नहीं करना है, लेबल नहीं करना है बच्चे को। आप डेटा कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको यूज करते हैं आगे इंप्रूवमेंट के पर्पज के लिए कि अच्छा ये वाला बच्चा ना इस फील्ड में, इस वाले टॉपिक में इसके जो है प्रॉब्लम है, तो इसको आप एक्स्ट्रा क्लास देके कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएशन जो है मूल्यांकन, देखिए असेसमेंट जस्ट एक पार्ट है इवैल्यूएशन का, जैसे ग्रोथ का जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट थी। तो असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, आकलन एक है जिसमें आपने डेटा को इकट्ठा किया, देखा बच्चों को कि अच्छा कौन कहां कैसा कर रहा है। मेजरमेंट एक और छोटा सा हिस्सा है इवैल्यूएशन का। मेजरमेंट है मापन, जहां पे क्वांटिफिएबल यूनिट्स में यानी नंबर्स में आप माप पा रहे हैं, वो मेजरमेंट है। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो कई बार आप आकलन अंदाजा भी लगा पाते हैं, बहुत सारी चीजों में आप देख के समझ पाते हैं कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में ऐसा है या ये इस तरफ है। जरूरी नहीं आप नंबर ही दे पाए, तो आप लिख लेंगे कि अच्छा ये स्पोर्ट्स में ये किया, इसने ये किया, तो असेसमेंट में जरूरी नंबर ही लगे,
इवैल्यूएशन इन सबको ही अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। मेजरमेंट है, मेजरेबल है, मेजरिंग यूनिट्स में, तभी नाम मेजरमेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग तीनों महत्वपूर्ण है। फॉर लर्निंग में टीचर इन्वॉल्व होता है। सिंपल 2-3 बातें बताऊंगी मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूज करूंगी नहीं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, या तो एक तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्या है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी जैसे अभी हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो यहीं पे अगर आपसे एक